बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ बिज़नेस प्लस की स्पेशल ट्रांसमिशन शान पाकिस्तान में। इस ट्रांसमिशन में हम जैसे जैसे बात करेंगे और आगे सिलसिला चलेगा, आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि ये कितनी स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारे लिए। एक तो इसलिए स्पेशल है कि ये 6 सितंबर से रिलेटेड है, और दूसरा ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि हमारी पाक अफवाज जो हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख़ का एक रोशन बाब, जिस दिन हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान ने ये सोचा कि हम जाके जी पाकिस्तान पे हमला करेंगे और उनके ऊपर हम काबिज़ हो जाएंगे और जी घुस के हम लाहौर जिमखाना में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जिस सरज़मीन पे वो मैली आंख डाल रहे हैं और जो उनके नापाक इरादे हैं, उस सरज़मीन की माओं ने मेजर तोफ़ैल मोहम्मद शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद जैसे लालों को, सपूतों को जना है, और वो अपनी सरहदों की हिफाजतें करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब वो उन्होंने ये इरादा कर लिया था तो उन्होंने हमला तो कर दिया, लेकिन उनके हमले को और 17 दिन तक मुसलसल जो कंप्लीट जद्दोजहद थी, जो सिलसिला चल रहा था, हमारी फ़ौज ने उनके सारे के सारे नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला दिया और हमें अल्लाह ताला ने फ़तह से हमकिनार किया। इसीलिए रहती दुनिया तक 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख़ में यौम दिफ़ा के तौर पे मनाया जाता है। और हर पाकिस्तानी का, हर इंडिविजुअल का, हर शहरी का फ़ख्र है हमारी फ़ौज और हमारा गुरूर है हमारी फ़ौज। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हमारी फ़ौज काम करती रहे और हम अपनी कौम को इसी तरीके से जज्बात को उभारते रहें, उनको ये बात याद कराते रहें कि किस तरीके से हमारी फ़ौज ने मुकाबला किया था दुश्मन का। और ज़रूरी होता है उन चीज़ों को रिवाइव करना, उन चीज़ों को रिव्यू करना, बिकॉज़ हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको भी पता होना चाहिए कि 6 सितंबर 1965 को एक्चुअली हुआ क्या था। 17 रोज़ तक जो जंग चली थी उसमें कैसे हुआ था, कौन कौन लोग शहीद हुए थे, कौन कौन लोग गाजी थे। तो हमारे लिए बेसिकली ये अकीदत का दिन है और खिराज तहसीन पेश करने का दिन है हमारी अफवाज को, शहीदों को, गाजियों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके घर वालों को। ट्रांसमिशन में हमारे साथ बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट्स होंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं आयशा अबरार जी। यौम दिफ़ा एक ऐसा दिन है जिसके बारे में अगर हम ये कहें कि ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना 14 अगस्त का दिन है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिकॉज़ 14 अगस्त को हमें हमारा मुल्क मिला, पाकिस्तान मिला। अगर वो पाकिस्तान हम दुश्मनों से नहीं बचा पाते तो आज हम एक सेफ़ जगह पे रह नहीं रहे होते, आज हम आज़ादी से रह नहीं रहे होते। यौम दिफ़ा की वजह से, उस दिन की बदौलत हम पाकिस्तानी हैं और हम आज़ादी से रहते हैं। जब भी हम एज ए सिविलियन बात कर रहे होते हैं, सारे यंग लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं जी वो जोश कहाँ गया, वो जज्बा कहाँ गया। अगर हम हमारे शोहदा गाजियों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनसे मिलते हैं गाजियों से, तो हमें एहसास होता है कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने हमारे प्यारे वतन को बचाया है। और अगर हम उस ज़माने की बात करें 65 की जंग की ख़ास तौर पे, तो हम किसी भी हिसाब से दुश्मन की स्ट्रेंथ से मुकाबला नहीं कर सकते थे। ना हमारी तादाद उतनी थी, ना हमारे पास इतनी कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद थी जिनकी बदौलत लड़ा जाता है, जिनकी बदौलत एक जंग लड़ी जाती है। लेकिन फिर हमने कैसे लड़ी ये जंग और कैसे जीती ये जंग। जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो जो एक जोश था और ये यकजहती थी, सब लोग एक साथ थे, कौमी तराने, हर तरफ से सपोर्ट आर्मी को करने वाले लोग। कोई आर्मी को ये नहीं कहता था कि अच्छा जी आर्मी जो है वो ऐसा करी है, वैसा करी है, जैसे हम अभी बड़ी आसानी से बोल देते हैं। लेकिन जब हम इन लोगों से मिलते हैं और जब हम जानते हैं कि जिस मुल्क में हम बेखौफ बैठे हैं कि दुश्मन हम पे वार कर ही नहीं सकता, उसके इर्द गिर्द कितने इसके रखवाले हैं और वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे गाजियों से। और बहुत सारे गाजी हैं, 2-3 नाम हम ले रहे होते हैं, 2-3 शोहदा के नाम हम ले रहे होते हैं, लेकिन कितने सारे नाम इसके पीछे हैं ये आपको बिल्कुल बताएंगे। और आज हमारे साथ एक जो है ना वो बिल्कुल एक यंग सी हमारी कैप्टन मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। कैप्टन रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड मेजर जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया आर्मी में? जी मुझे कमीशन लिए हुए ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गया। 9 ईयर्स, अच्छा खासा लंबा टाइम होता है। तो आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो जोश जो हमें महसूस हो रहा है वो आपको तो हर साल आई थिंक हमसे भी ज़्यादा महसूस होता होगा, बिकॉज आपका तो ताल्लुक़ ही आर्मी से है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा दिन है
जो हमें याद दिलाता है 6 सितंबर 1965 की, जो हमारी फतह का दिन था। और इससे हमें एक यकजहती की लहर जो दौड़ती है पूरे मुल्क में, वो एक तरोताज़ा होती हुई नज़र आती है। सही जी। ये बताइए कैप्टन रुबाब कि आपको कितना टाइम हुआ है इस फील्ड में? मुझे आर्मी में आए हुए 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, बतौर एक खातून, बतौर एक फ़ीमेल, आपने जब शमूलियत इख्तियार की आर्मी में, तो किस तरह से ये सारा प्रोसेस हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या सोचा? ऑलराइट, बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, तो सून आफ्टर इंजीनियरिंग इन 2014 मैंने आर्मी में कमीशन के लिए अप्लाई किया। अगर प्रोसीजर की बात करते हैं तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर और ये मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है। सब्र रखना पड़ता है यानी? बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। और उन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद, जिनमें SSB भी शामिल है, इन अक्टूबर 2014 आई जॉइंड आर्मी एज अ कैप्टन इन कोर ऑफ इंजीनियर्स। तो इट हैज़ बीन 2 years नाउ। कैसा सफ़र गुजर रहा है अब तक? 2 साल की ज़िंदगी, वैसे तो चलिए अगर आर्मी के आप एक टेन्योर में देखते हैं तो इतनी लंबी नहीं है, लेकिन 2 साल में फ़र्क महसूस करती हैं पहले वाली रुबाब में और अब वाली रुबाब में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आप अगर आर्मी से पहले वाली अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं आर्मी के आने के बाद वाली, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, जो कि सबसे एक ख़ासा है आर्मी का। आपकी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है। एंड एक जिस जज्बे की आप बात कर रही हैं, ठीक है, हर पाकिस्तानी के दिल में वो जज्बा होता है, बट वंस आप ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो वो जज्बा, उसे एक नई जान मिल जाती है, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल। आपको रिएक्शन क्या लगा जब आपका दिल चाहता था आर्मी में आने का? तो घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन था? सपोर्ट करते थे या कहते थे कि नहीं, लड़की हो तो आराम से आप या डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, दैट्स इट? नहीं, एट फर्स्ट जब मैंने ये बताया कि मैं जाना चाह रही हूँ, तो सपोर्ट तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग थी ही, लेकिन एक डाउट था सबके दिलों में कि नहीं, शायद तुम लड़की होकर ये कर नहीं सकती हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी, जब मैंने ये करके दिखाया तो सब बहुत खुश थे। और नाउ दे टेक प्राइड इन इट कि उनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान की मतलब इतने ऑनरेबल इदारे में काम कर रही है। अच्छा मेजर साहब, आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जवान होते हैं हमारे यहाँ, लड़के जो होते हैं वो इंटर पास करते हैं, FA पास करते हैं, तो जनरली उनका यही होता है कि जी फ़ौज में जाना है, या फिर उन्होंने कोई और, आजकल तो ये डॉक्टरी का और इंजीनियरिंग का भी है, लेकिन लड़कियों का ये होता है कि टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, और लड़कों का ये होता है कि फ़ौज में जाना है, मोस्टली ये होता है। तो आपने भी शुरू से ही सोचा हुआ था कि आपने फ़ौज ज्वाइन करनी है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या कोई ऐसा आपको कोई ऐसा लम्हा आया आपकी ज़िंदगी में जिससे उसके जज्बात आपके उभर गए, आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे मुल्क की खिदमत करनी है? जी, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि हर जवान, हर पाकिस्तानी की बीइंग स्टूडेंट ये ख्वाहिश होती है कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। एक तो वो जज्बा हुब्बुल वतनी और मादरे वतन की हिफाजत की तमन्ना, दूसरा मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं। बचपन से उन्हें देख रहा था कि वो किस तरह मादरे वतन की हिफाजत में मशगूल रहे। ये वो सारी चीज़ें थी। यानी कि आपका ब्रॉटअप भी पूरी उसी तरीके से हुआ फौजी फैमिली में, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आ गया। हम कहते हैं कि जी आर्मी वाले सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में हर इंसान को डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो अगर आप उस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते तो कम से कम आर्मी वालों से या फौजियों से इंस्पिरेशन लेके उसका थोड़ा बहुत भी अगर हम सब अपनी ज़िंदगी में डाल लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिलसिला जो है ज़िंदगी का वो शुरू हो जाएगा। तो आपने 9 साल पहले जब ज्वाइन किया तो उसके बाद आपने कमीशन लिया, फिर उसके बाद आपने सिलसिला शुरू किया। तो ये मैं स्पेसिफ़िकली आपके साथ जो आपकी जो वाक़या हुआ उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ आप हमें बताएं कि कैसे हुआ, कौन से महाज पे आप थे, वहाँ पे क्या मिशन था, मतलब मिशन नहीं तो क्या आपका वहाँ पे ड्यूटी क्या थी, और किस तरीके से ये वाक़या पेश आया? जी, मैं बताता चलूँ कि 2008 में मैं जनूबी वज़ीरिस्तान में जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। ये बात है 17 सितंबर 2010 की। शाम को मुझे अपने हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला कि आपने सुबह इस 18 सितंबर की सुबह आपने इस लोकेशन पे पहुंचना है, वहाँ पे एक चोटी है वो ऑक्यूपाई करनी है, और ऑक्यूपाई करने के बाद उधर से एक फ़ौजी काफ़िले ने गुज़रना था। मैं 18 सितंबर की सुबह अपने 20 जवानों के साथ अपनी पोस्ट से रवाना हुआ। जो ही उस चोटी को ऑक्यूपाई कर लिया तो मुझे हेडक्वार्टर की तरफ से एक नेक्स्ट टास्क मिला। मैं अपने नेक्स्ट टास्क की तैयारी में था। जो ही उसकी तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में पहले से नस्ब बारूदी सुरंग
जो कि दहशतगर्दों ने नस्ब की हुई थी, उस पे पाँव आया और वो ब्लास्ट हो गई। ओके। जो ही वो ब्लास्ट हुई तो मैं नीचे गिरा, अभी लेटा हुआ था, लेकिन उस असना में मुझे फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ हो चुका है। मैंने अपने ऑपरेटर से पूछा कि अमजद खैरियत है, सब ठीक हैं। उसने मुझे बताया कि सर मुझे छोड़ें, आप अपनी तरफ देखें। तो आपको उस वक्त तकलीफ नहीं, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल कोई फील ही नहीं हुआ कि बिल्कुल कुछ हो चुका है मेरे साथ। जब मैंने अपनी टांगों की तरफ देखा तो दाईं टांग कट चुकी थी और बाईं में से ब्लीडिंग हो रही थी। ओके। देन आई रियलाइज़, और मैंने कलमा पढ़ा और अल्लाह ताला से बड़ी ऊंची आवाज़ में मैंने दुआ की कि या अल्लाह ज़िंदगी और मौत दोनों इज़्ज़त की देना। और सबसे पहले मैंने अपने जवानों को ऑर्डर दिया कि अपने आप को मुनज़्ज़म करें, क्योंकि जब आप इस तरह के ऑपरेशन पे होते हैं आपको ख़दशा होता है कि मज़ीद फायर एक्सचेंज होगा। सही। तो उन्होंने मुनज़्ज़म किया अपने आप को। फिर एक हवालदार थे, हवालदार उमर, उन्होंने मेरे पास आया, उसे मैंने बताया कि उमर सबसे पहले ब्लीडिंग रोको। हमारे पास इक्विपमेंट होता है, हम फर्स्ट एड किट साथ लेके चलते हैं। तो फील्ड ड्रेसिंग थी, उससे उसने ब्लीडिंग जिस हद तक रोक सकता था रोकी। देन मुझे इवैक्यूएट किया गया। इनिशली वाना में आया, उधर मेरी फ़र्स्ट एड हुई। फ़र्स्ट एड के बाद CMH पेशावर। ये तकरीबन सुबह 7 बजे का वाक़या है और मैं 1 बजे CMH पेशावर पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे जो टाइम फ्रेम है, ये पूरा 6 घंटे, इसमें अपने होशोवास में राटे लोटी। ये एक फ़ौजी का दिल ही हो सकता है, क्योंकि जब आपने ये बताया कि इस हालत में भी इन्होंने ये सोचा कि बाकी लोग अपने आप को सेफ रखें और साउंड रखें, ये सिर्फ एक फ़ौजी का दिल हो सकता है। ये वो बात है जो हमें सिविलियन और फ़ौजी को बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा करती है। और जब आप सर बता रहे थे इस वाक़े के बारे में, तो मैं रुबाब को देख रही थी कि हम थोड़ा सा ना टेरिफाइड होकर देख रहे थे, क्योंकि एक सिविलियन के लिए अपनी जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। लेकिन रुबाब बड़े स्टिल प्रोफाउंड होकर सुन रही थी। तो रुबाब, आपके जो आने वाले साल हैं आर्मी में, क्या सोचा है? ये जज्बा है आप में, और ये किस हद तक है कि अगर मुल्क के लिए कुछ ऐसा करना भी पड़ा या हो गया तो क्या सोचती हैं इस बारे में? बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि जब से हमारी ट्रेनिंग होती है तो ये हमारे माइंड में एक इनकलकेट कर दी जाती है बात कि वट एवर इज़ द सिचुएशन, यू हैव टू कीप योर कंट्री फर्स्ट। तो वट एवर इज़ द सिचुएशन, आई विल गो एंड विल डू माई ड्यूटी एज बेस्ट एज आई वुड। जमशेद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की जी। और आप ये सोचें कि इस वक्त ये माशाल्लाह बिल्कुल चाको चौबंद हमारे सामने यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, और मेरा चूँकि यूनिफॉर्म से थोड़ा सा खुद पर्सनली बहुत ताल्लुक़ है, तो मैं वैसे ही इस यूनिफॉर्म में अल्लाह ताला ने और इस कलर में कोई ऐसी ख़ास बात रखी है कि अगर आप किसी आम आदमी को भी इनके सामने बिठा दीजिए, किसी से बात करें यूनिफॉर्म में, तो उसके अंदर जज्बात वैसे ही उभर जाते हैं। और शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वो लोग ही लड़ते हैं आगे मैदान में जाके, वो लोग ही दुश्मन को ज़ेर करते हैं जिनके अंदर वो हौसले और बुलंद होते हैं। और मुसलमानों के अंदर तो अल्लाह पाक ने कोई ऐसा खसूसी जज्बा रखा है जिसकी बिना पे वो दुनिया पे, मुझे पता है कि, और मुझे पता नहीं दुनिया को भी ये पता है कि हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। और दुनिया की मुख्तलिफ़ फ़ौजें आती हैं हमारे पास सीखने के लिए कि कैसे करना है जी, कैसे लड़ाई करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है, ये हमारे पास होते हैं सारी चीज़ें। उसके साथ साथ और दुश्मन को ये वाज़े पैगाम जो है वो चले जाता है कि ए वतन तेरी फसीलों पे हर एक सिमत अभी हम लोग ज़िंदा व बेदार खड़े हैं। उनको ये बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये आम लोग नहीं हैं और ये कुछ ख़ास और कुछ स्पेशली लोग हैं। जैसे 65 की जो जंग थी उसमें लोग बताते हैं कि ये जो लाहौरी है ना, हमारे जो लाहौरी भाई हैं, उनको ये जो हम कहते हैं ज़िंदा दिलाने लाहौर, और ये बड़े जोश वलवले वाले लोग हैं, ये वैसे नहीं इनको लक़ब मिला है। जब 65 की जंग हो रही थी तो हर एक आने वाला टैंक या बस या ट्रक जो ज़ख्मियों को लेके आ रही होती थी फ़ौजियों को, वो उसकी सपोर्ट के लिए उसकी तरफ दौड़ के जाते थे। उनको खाना देना है या उनको कोई कपड़े देने हैं या उनको किसी बेडिंग की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये हम वो वाक़यात हैं जो सारे सुनते और पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए वो लाहौरियों को लक़ब मिला कि वो ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं जी। उनके दिल इतने ज़िंदा हैं कि ऐसा लगता था कि हर इंसान ख़ुद प्रैक्टिकली बैटल फील्ड में मौजूद है। और वो मतलब उन्होंने उसको एक पूरा एक ओकेजन बना दिया था और उसको फिर 17 दिन के बाद उन्होंने उस तरीके से
मनाया भी। बिल्कुल, और ना सिर्फ लाहौरी बल्कि ख़वातीन का, और ख़ास तौर पे उस एरिया में जो ख़वातीन रहती थी उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जी देखें, जंग लड़ी जाती है वो सिर्फ एक फ़ौजी का काम नहीं होता, बिल्कुल होता है, सामने वो होता है, मेहनत उसकी होती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो होती है हमारी सपोर्ट। उस वक्त 65 की जंग में ख़वातीन खाना लेके आ रही होती थी, ख्याल रख रही होती थी, हर तरह से जो भी उनकी अपनी कैपेसिटी थी उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही होती थी। तो ये सोच के भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि 65 की जंग के बारे में कि ख़वातीन भी काफ़ी हद तक उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो रुबाब, बीइंग अ फीमेल, अब यहाँ पे फेमिनिज्म हम नहीं स्टार्ट कर रहे जनाब, लेकिन फिर भी बीइंग अ फीमेल आपको कैसा लगता है कि जी मैं तो एक रोल अंजाम दे ही रही हूँ, लेकिन 65 की जंग से ये सिलसिला जारी है कि ख़वातीन भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल। हम लोगों को तो आप ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक फ्रंट मिल गई है। उस वक्त उन्हें कोई फ्रंट नहीं मिली थी सच, बट स्टिल दे डिड देयर बेस्ट टू सपोर्ट देयर आर्मी। और मतलब आप उनकी फैमिलीज़ को देख लें, सोल्जर्स की फैमिलीज़ ने, सोल्जर्स या ऑफिसर्स जो भी थे, उनकी फैमिलीज़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और उसके अलावा जितनी भी ख़वातीन थी, वेदर और नॉट उनका आर्मी से ताल्लुक़ था या नहीं, दे ऑल डिड देयर बेस्ट टू सपोर्ट देयर आर्मी। किसी भी सूरत में, किसी भी फॉर्म में, जैसे आपने कहा कि घरों से खाना बना के लेकर जाती थीं, और बेशक वो नर्सेस नहीं भी थी लेकिन स्टिल वो ज़ख्मियों का ख्याल रखती थी। वॉलंटियर उन लोगों ने किया, सब ने। तो इस तरह से उनके रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते जो उस वक्त की ख़वातीन थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खातून, अगर हम ख़वातीन की बात करें तो इन खातून के बारे में बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। हमारी लेजेंड मलका तरन्नुम नूरजहां ने ना सिर्फ मिली नगमे गाए जो कि आज तक हम सुनते हैं और वही जोश वलवला आता है, बल्कि वॉलंटरीली गाए, उसके कोई पैसे नहीं लिए, उसका कोई मुआवजा नहीं लिया। वो एक नाम है जो कि लेजेंड है तो हमें याद है, लेकिन ऐसे कई नाम है जो उस ज़माने से वो एक जोश और वलवला जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो सर, जब हम जोश की बात करते हैं तो बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ये बताएं कि जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो फैमिली वालों ने किस तरह रिएक्ट किया? उस वक्त शादीशुदा थे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो ही मैं ऑपरेशन थिएटर पेशावर से बाहर आया तो मेरे कमांडिंग अफसर की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि जमशेद तुम्हारे घर बता दिया जाए। तो आई टोल्ड हिम सर मैं ख़ुद बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने अपने वालिद साहब को कॉल की, उन्हें बताया कि इस तरह हुआ है और आप आना चाहते हैं तो आ जाएं। लेकिन उन्हें साथ एक चीज़ मैंने कही कि अबू अगर आ रहे हैं तो फ़ौजी बन के आना है, बाप बन के नहीं। क्या बात है, क्या बात। वो आएगा, उन्होंने फेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनमें वो नहीं था, ना उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने मेरे सामने कभी कोई आंसू बहाया। और बड़ी दिलेरी मुझे भी हिम्मत दी। सर आपने बहाया उनके सामने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं। अच्छा जमशेद साहब, ये जब आपके हुआ तो हमारी फ़ौज का जो हमारे लिए लेवल है, एक आम बीइंग लेमैन, फ़ौज तो फ़ौज है ना जी। बहुत सारे मुल्कों में फ़ौजें होती हैं, आर्मी भी होती है, नेवी भी होती है, एयरफोर्स भी होती है। लेकिन जब ये आपके साथ वाक़या हो गया था वहाँ पे, उसके बाद जब आप वापस आए और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, अब आप अपने आप को बिल्कुल बेहतर फील करते हैं, बिल्कुल सही फील करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए भी, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो व्यूवर्स कहेंगे मैं अपना जो है ना इनको बता रहा हूँ सारा इल्म। मैं आपके चेस्ट पे दो चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। आपके लेफ़्ट पे मैं देखता हूँ एक पीले रंग का एक पट्टी लगी हुई है, और आपके राइट पे मैं देखता हूँ एक ये 2-3 रंगों का एक ये दोनों चीज़ें क्या हैं और ये क्यों आपके चेस्ट पे हैं? बिकॉज वो पैरा विंशिंग भी जब हम वो करते हैं तो मिलता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ किसी वजह से आपको मिला होगा। सर लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा रखेंगे सस्पेंस। ये जो गोल्डन मार्क है और ये जो दूसरे मार्क की हमने यहाँ पे बात की है, बड़ा शौक होता है हमें आर्मी के बारे में जानने का कि ये जो सारी चीज़ें और टाइटल्स आपको मिल रहे होते हैं ये क्यों मिल रहे होते हैं, क्या आपने अकम्पलिशमेंट की होती है, तो आपको ये हम अभी नहीं बता सकते। इसके लिए एक छोटा सा सस्पेंस तो बनता है। लेते एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं इसके बाद। और आप तमाम लोगों को यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीनो हज़रात, आप लोग बिज़नेस प्लस पे स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं शान पाकिस्तान, और हमारे साथ हमारे पाकिस्तान की दो शानें जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जमशेद हैं और कैप्टन रबाब मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि जब इनके वालिद साहब वापस आए, हॉस्पिटल में पहुँचे इनके पास, तो इन्होंने उनको कहा था कि अपने वालिद साहब से कि फ़ौजी बन के आइएगा, बाप बन के मत आइएगा। आप इस जुमले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेवल क्या है, जज्बा क्या है और मोराल एक फ़ौजी का कितना हाई होता है
अगर किसी को हमें एक चोट भी लग जाती है, नाखून पे भी ज़रा सी वो हो जाती है, तो हम हाय और उफ और अस्पताल और सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि महाज के ऊपर जब आपकी एक पता चले कि एक टांग आपकी नहीं रही और दूसरी में से ब्लीडिंग हो रही है और आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, तो फिर उसके बाद आप अपने घर पे फ़ोन करके इत्तला से देखते हैं कि जी फ़ौजी बन के आइएगा, बाप बन के मत आइएगा। तो मेजर साहब मुझे ये बताइएगा, फिर जब वो पता चला वालिद साहब को, फिर वालिद साहब ने घर वालों को बताया होगा, तो फिर घर वाले जो थे, आपकी फैमिली अगर थी या नहीं थी, शादी आपकी हुई थी या नहीं थी, तो उसके बाद क्या घर वालों का, वालदा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब माँ का बेटों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और हमारी माएँ तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और स्पेसिफिकली जो फ़ौज में चले जाते हैं, तो फिर क्या रिएक्शन था उनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन उसी दिन रात 3 बजे मेरे वालिदैन, और मैं ये बताता चलूँ यहाँ कि मेरा इस इंसिडेंट के वक्त निकाह हो चुका था, अभी रुखसती प्लान थी। तो मेरे वालिदैन और मेरी मिसेस, मेरे फादर इन लॉ, ये तमाम उसी दिन पहुँचे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वालिद साहब को कहा, और वालिद साहब ने वाकई ही एक फ़ौजी बन के मेरा सामना किया। उन्होंने बजाय इसके मेरे सामने वो थोड़ा परेशान होते, उन्होंने खुशी का इजहार किया कि यार तुमने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है कि मैं अब पहले एक फ़ौजी का बाप था, एक फ़ौजी था, अब मैं साथ साथ एक गाजी का बाप बन गया हूँ। तो इसी तरह मिसेस जब आई तो आई टोल्ड हर कि यू हैव ऑप्शन, आप अच्छा, आपने उनको ये कह दिया कि जी आपके पास ऑप्शन है? बिल्कुल, मैंने उन्हें कह दिया जी कि आप फैसला करने का पूरा इख्तियार रखती हैं, आप किसी भी किस्म का फ़ैसला कर सकती हैं। तो उसका भी जवाब सेम था। उसने कहा जी कि मेरे लिए इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि मैं गाजी की बीवी बन के रहूं। क्या बात है, ये बड़ा मुश्किल है इस स्टेज पे इस बात को समझना, जब एक गोल्डन पीरियड होता है, रुखसती भी नहीं होती, निकाह होता है, लड़की के कितने ख्वाब होते हैं। तो सर ये जो जज्बा आपने उनमें देखा, तो वो उनका ताल्लुक आर्मी से था, बैकग्राउंड उनका आर्मी से था, या बस वो एक इंटरनल चीज़? नहीं, उसका ताल्लुक आर्मी से किसी तरह से भी नहीं, किसी तरह से भी नहीं था, वो एक सिविल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। अच्छा मेरे साहब, मेरा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे वो अगेन यही होगा कि ये जो हमने आपसे पूछा था ना ब्रेक से पहले, ये पीली वाली पट्टी और ये जो लाल और ब्लैक और वो ग्रे वाली पट्टी है, आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी कौम है, वो जानना चाहती है ना कि वो हमारे क्रिकेटर्स कैसे रहते हैं और सब कुछ करते हैं, और हमारे स्पोर्ट्समैन और हमारे जो ये जो एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल पे हमारी आवाम ये जानना चाहती है, हमारी कौम ये जानना चाहती है कि हमारी फ़ौज कैसे काम करती है, क्या उनका तरीक़ेकार होता है, उनका लाइफस्टाइल कैसे होता है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनकी ज़िंदगी में क्या होती हैं। ये मैं बताता चलूँ कि हर इंसान के अपने प्रोफेशन में रहते हुए ख्वाहिशात होती हैं। अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का वो एक ख्वाहिश होती है। मैंने जब यूनिट ज्वाइन की अपनी रेजिमेंट 2008 में, मेरे एक यूनिट अफसर थे, उन्होंने रेड बार लगाई हुई थी। अच्छा, इसी तरह की रेड पर पट्टी गोल्डन है और रेड, ठीक है। तो आई हैड इंस्पिरेशन के सर काश ये हमें भी लगे, ये एक बड़ी एजाज़ वाली बात है। ये जो एक रेड बार होती है, रेड बार इज़ माइनर इंजरी, ओके, और गोल्डन बार इज़ स्वेयर इंजरी। ये कोई भी आप किसी ऑपरेशन पे होते हैं, किसी ड्यूटी पे होते हैं, अगर आप उस दौरान इंजर्ड हो जाएं तो ये बार्स आपको मिलती है। ओके, ठीक है। सेम लाइक अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये इस्तार बिसालत है, और ये आपको इंजर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका इंजरी के दौरान और उससे पहले आपकी अचीवमेंट्स और आपका एक्ट जो है वो नरेट करता है और उसकी बिना पे आपकी साइटेशन जाती है, फिर ये अवार्ड मिलता है। गैलेंट्री अवार्ड है और इस तारे बिसालत इसे कहते हैं। यानी कि आपको इस एजाज़ से नवाजा गया पाक फौज ने, जो आपने कारनामा सर अंजाम दिया था वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जब ये हो गया था आपका इंसिडेंट और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप रिकवर कर गए थे, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं ऐसी भाग दौड़ नहीं कर सकता हूँ, या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो बस ठीक है, वो ऐसा होता है कि ग्राउंड हो जाते हैं लोग, या तो फिर या कहते हैं यार अब हम क्विट कर जाते हैं। ऐसा होता भी है, मैंने ऐसे वाक़यात दुनिया में पढ़े हैं कि लोग क्विट कर देते हैं फ़ौज की नौकरी, क्योंकि जी अब मुझे नहीं लगता। तो आप अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफॉर्म में हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तो इसके पीछे क्या जज्बा था? देखिए जी, जज्बा तो सेम वही, उस जज्बे में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो जज्बा मैं ये बताता चलूँ कि वो बड़ा है।
वो इस तरह बढ़ा कि उसके बाद ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हुई कि नहीं, अभी पीछे हट गया तो ये एक शिकस्त कंसिडर होगी, अभी और बढ़ के करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके बाद अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, जो भी कोर्सेज़ थे वो कंप्लीट किए। और मैं बताता चलूँ, मैं आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, माशाल्लाह। अभी भी खेलता हूँ। और इसमें मैंने पंजाब यूथ फेस्टिवल में 2014 में आर्मी को रिप्रेजेंट भी किया, क्या बात है। तो उसमें कोई कमी नहीं आई जो चीज़ आप पूछना वाह, इस बात पे मुझे बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक शेर याद आ गया कि ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल सुरखरू करके। और ये जो इनका जो जज्बा है ना मेजर साहब का, कि वो लोग समझते हैं कि जी सब कुछ हो गया है और अब तो छोड़ो कर देते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि एक पाक फ़ौज के एक जवान का या अफसर का क्या लहजा होता है बात करने का, उसका अंदाज़ क्या होता है, उसके पीछे उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, और वो किस सोच के मुताबिक से अभी आपको बता रहे हैं कि वो इतना बड़ा उनके साथ मेजर एक इंजरी हुई जिसकी वजह से उनको गोल्डन बार लगी है, लेकिन उन्होंने 2014 में बैडमिंटन में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। इससे बड़ी बात मेरे हिसाब से आशा कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, और इसके लिए एक अलग ही दिल चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। रुबाब, ये बताइए कि जब आप ये सब देखती हैं तो इंस्पिरेशन तो आती होगी, तो फ्रंट लाइन में आप काम करती हैं या कभी देखा है, किया है इस तरह से? एज सच फ्रंट लाइन में हमारी एज सच टास्किंग नहीं होती है। जितनी भी लेडी ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी में काम कर रही हैं वो इस वक्त स्टैटिक इंस्टॉलेशंस में हैं। सही। ठीक है, मगर जंग में या ऑपरेशंस के दौरान हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हम उन इंस्टॉलेशन से अपने जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स या ऑफिसर्स होते हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पीछे की मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारा काम जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर हो कि जो लड़ रहा हो या जो उस जगह पे मौजूद हो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत हो, तो इसमें भी आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल होता होगा आप लोगों का, उनको मोटिवेट करने का, इनकरेज करने का। बिल्कुल होता है। मतलब अगर आप ये देखें कि पीछे से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती तो दे कैन फाइट बेटर एट देयर फ्रंट। ओके, तो आप ये बताएं कि जितनी भी लड़कियां हैं जो इस वक्त देख रही होंगी, आपके थ्रू उनको एक मैसेज जाएगा कि अगर उनमें ये वाला जज्बा है, जो कि आई नो हर एक में होता है, लेकिन हर एक पे इस लेवल का नहीं होता कि अपनी जान का नजराना पेश करने को वो तैयार हो, मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो अगर एक ऐसा जज्बा है किसी फॉर एग्जाम्पल लड़की में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्योंकि ये आर्मी हमारी एक ऐसा इदारा है, मुल्क में बहुत ही कम ऐसे इदारे हैं जिसमें कोई सोर्स नहीं चलती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट होता है और एलिजिबिलिटी ये आप मुझसे पूछें कि सोर्स नहीं चलती। पहले मैं वो, हम भी जब बच्चे थे तो हम छोटे थे, हम यही सोचते थे कि जी फ़ौज में जाना है, क्योंकि ख़ानदान बैकग्राउंड फ़ौज का था, तो हमने सोचा था कि हमारे नाना भी अफसर हैं तो हम भी शायद बन जाएंगे फ़ौज में। तो वो तरीक़ेकार भी वैसे ही था। मैं आपको बताऊं कि मैं 2 दफ़ा जो है ना एग्ज़ाम दिया था मैंने, लेकिन मैं नॉट रिकमेंड हो गया था। तो मैं ये सोचता था कि जी इन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया, इन्होंने मुझे क्यों फ़ौज से जो है ना। लेकिन अब मैं उसके, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2000 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज 16 साल हो गए हैं, तो मुझे अब ये समझ में आती है कि मैं शायद थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती किस्म का इंसान हूँ। और मुझे लगता है कि आपको एक स्टेबल दिमाग चाहिए होता है, नर्व्स पे काबू चाहिए होता है आपको फ़ौज में रहने के लिए। तो अच्छा, ये सवाल से मुझे एक और सवाल रिलेट हुआ। रबाब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जब पढ़ लिख गई, इंजीनियर बन गई, और इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो आपने फिर इंजीनियरिंग वहाँ भी हो सकती थी, तो फ़ौज को क्यों चूज़ किया कि अब फ़ौज में जाके इंजीनियरिंग करनी है? बिल्कुल, देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो जज्बा हुब्बुल वतनी होते हैं, पेट्रोटिज़म जिसे कहते हैं, वो हर पाकिस्तानी के दिल में सिंस वेरी बिगिनिंग, बचपन से ही मतलब होता है। ठीक है, लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर वो जज्बा होता है अपनी जगह पर। फिर बाय द टाइम मेरा ख्याल है कि मेरा शौक़ बचपन से ही स्टार्ट हुआ था। मतलब आप अपने करिकुलम की अगर बात करते हैं तो हमारी जो किताबें हैं वो हमारे कौमी हीरोज़ के कारनामों से भरी पड़ी हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से जब ये शौक़ स्टार्ट हुआ था तो बाय द टाइम ये शौक़ जो है वो मज़बूत होता गया था। फिर एज सच ग्रेजुएशन से पहले कोई हमारे लिए फ्रंट नहीं होती है कि हम जिस पर अप्लाई करें आर्मी के लिए। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मैंने एक नोटिस देखा। बेसिकली हर साल ही वो इंडक्शन का नोटिस हमारे नोटिस बोर्ड पर आता था और वो मैं हर साल देखकर सोचती थी कि मेरा टाइम कब आएगा। तो एज सून एज आई ग्रेजुएटेड तो फिर आई वेंट फॉर इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सर्व माई कंट्री। अच्छा, लेकिन ठीक है, यू वेंट फॉर इट और हो गया आपका, लेकिन आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि जी ये तो होना ज़रूरी है, इसमें फिजिकल भी होते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो आप क्या बताना चाहेंगी लोगों को? अभी वो आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं ना, अगर आप में ये सब है और पेट्रियोटिज्म भी है तो मे बी यू कैन गो फॉर इट। बिल्कुल, देखें आप जैसे आपने पहले बात की, एक स्टेबल माइंड आपको चाहिए होता है,
आप अगर फिज़िकली फ़िट हैं, फिज़िकली फ़िट से मुराद ये नहीं कि यू शुड बी सम एथलीट और समथिंग, बट यू शुड बी फिज़िकली checking all those criteria, basic criteria, physical criteria, like you should not have some severe kind of disease or anything. You can, all of you can apply. Anyone can apply in army. Once you are graduated, for ladies especially, I'm being a little specific for ladies because male जो होते हैं या जो लड़के होते हैं वो तो आप सेकेंड ईयर के बाद भी अप्लाई कर सकते हो, बट लेडीज़ के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन होती है यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट. ओके, ऑल राइट, यू हैव टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ बिजनेस ग्रेजुएट और एनीथिंग, बट यू मस्ट होल्ड एन अ ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम. अच्छा, कोई पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं कि जी ये आप में होना चाहिए? इतने टेस्ट होते हैं कि आपकी सोच है. जब हम ISSB जाते हैं ना तो उधर हम दिन को पहुंचते हैं तो वो आपको टेस्टिंग हॉल में बिठा देते हैं और उसके बाद वो रिटन टेस्ट आपके होते रहते हैं. 30 मिनट्स का टेस्ट, 20 मिनट्स का टेस्ट है. आपके पास टाइम ही नहीं होता सोचने का और आप एक पेपर देते हो तो दूसरा पेपर इसको भेजना पड़ेगा. मुझे लगता है एक दफ़ा ISSB भेजना पड़ता ताकि एक्सपीरियंस करके नहीं, मैं असल में ये चाहती हूँ कि जब हम एज ए सिविलियन जब हम बड़े मज़े से बोल देते हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी ये कर रही है, अच्छी बात है, हमें और ज़्यादा कदर होती है इन चीज़ों की जब हमें ये पता चलता है कि ये लोग कितने मराहिल से गुजर के यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद जो है वो हमें सर्व कर रहे होते हैं. मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाक अफवाज जितनी भी हैं, नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उनमें बहुत ही, मेरा ये पर्सनल राय है और मेरा बहुत ही पर्सनल कमेंट है, इससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है कि अल्लाह ताला की बहुत ख़ास रहमत होती है उन लोगों पे जो पाक फ़ौज में जाते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद वो अपने मुल्क की खिदमत करते हैं. तो मेरे से मुझे आप ये बताइए, आप लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, PMA में होते हैं या उसके बाद आपके कोर्सेज चल रहे होते हैं, तो आप लोगों को हिस्ट्री भी सारी बताई जाती है, बताया जाता है कि तो ऑफ कोर्स 6 सितंबर जो है वो यौम दिफा है. यौम दिफा इज़ अ बिग वर्ड हमारी हिस्ट्री के लिए. डिफेंस डे है जी, हमने इस दिन इसको मनाना है और हम भी इसीलिए लोगों को बताते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, शोज़ करते हैं ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको ये पता चले कि एग्जैक्टली 6 सितंबर के दिन हुआ क्या था. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो उस दिन चले थे और उनके इरादे इसी तरह थे कि जी हम जिमखाना में करेंगे. और जज्बे का ये आलम था कि हमारे जो फ़ौजी थे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, न्यूमेरिकली हम उनसे कम थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया कि जो बॉम्ब थे वो बांध के और वो ले गए. तो आपने जो पढ़ा है और उसके बारे में तो हमें थोड़ा सा कुछ बताइए इसके बारे में. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खुद ही बता दिया, हमारे दुश्मन ने यही सोच के हमला किया था कि जी सुबह का नाश्ता हम लाहौर जिमखाना में करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी कौम ने उसी रात उन्हें बता दिया कि ये वो मुल्क नहीं है जिसके बारे में वो एक सपना बनाएगा, एक ख्वाब बनाएगा और उसी दिन उसे पूरा कर लेगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो. अच्छा, 6 सितंबर का जो वाक़या था, जो जंग थी, उसमें हमारी जितने भी मोड्स होते हैं, इन्फेंट्री होती है और आर्टिलरी होती है, उन सब का मेरे ख्याल से तकरीबन सबका ऑफ कोर्स फ़ौज मिल के ही जंग लड़ती है और फिर उसी के बाद जाके जीतते हैं. और जब मेरे हिसाब से जैसे कौम जो होती है वो जंग लड़ती है, आप लोग जो हमारे फ्रंट लाइन पे होते हैं वो तो सिर्फ बैटल फील्ड में होते हैं, लेकिन बेसिकली जो जज्बा आ रहा होता है, जो सपोर्ट आ रही होती है वो पूरी कौम की तरफ से आ रही होती है. और आपने जज्बा देखा, जैसे मेजर साहब हैं, जैसे कैप्टन रबाब हैं और हमारे उस वक्त के जो शहीद थे मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, आपने सारे वाक़यात अपनी किताबों में और हिस्ट्री में पढ़े होंगे. उन लोगों के ऊपर ख़ास रहमत भी थी और उन लोगों का जज्बा भी था. बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन शहादत का जो रुतबा होता है वो उससे भी ज़्यादा जो लेवल होता है ख़ास लोगों का, अल्लाह ताला उनको देते हैं. और उनके हौसले कितने बुलंद होते हैं. एक तो जो 65 के हमारे शहीद थे उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, और 65 के जो हमारे शहीद और गाजी हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो दुनिया के जो स्कूल हैं जहाँ पे फ़ौजी तरबियत होती है वहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे पढ़ाई जाती है और बताई जाती है. और जैसे आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल मौजूद है, मेजर जमशेद साहब, वो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि शहीदान वतन के हौसले थे दीद के काबिल, जहाँ शुक्र करना था वहाँ पर सब्र करते थे. क्या बात. तो यानी कि उनका लेवल ही आप नहीं मैच कर सकते हैं. लेकिन सर एज एन एडल्ट जब आप बात करते हैं कि जी आप एक बाशऊर इंसान हैं तो इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना शोहदा को, गाजियों को आसान लगता है. लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं और जब आर्मी में जितने ऑफिसर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, इस बारे में हम जानेंगे. सर आप प्लीज़ ये बताइएगा कि जब आपकी डिसेबिलिटी या जो भी आपके साथ ये हादसा हुआ उसके बारे में जब बच्चे आपसे पूछते हैं तो क्या रिएक्शन होता है आपका, क्या क्या बताते हैं और वो क्या पूछते हैं आपसे? जी मेरे 2 बेटे हैं, एक तकरीबन 5 साल और एक अभी 9 माह का है. जो बड़ा बेटा है, छोटा तो अभी इतना है कि वो बड़ा बेटा क्वेश्चन करता है
वो कहता है कि बाबा ये क्या हुआ था, तो उसे मैं बताता हूँ और वो अक्सर कहता है कि बाबा बड़ा होऊंगा, मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँगा और आपकी तरह दहशतगर्दों को मारूंगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर किसी सिविलियन का हम जैसे हालात कभी ख़राब होते हैं, कुछ भी होता है, बाप बाहर से आता है, अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो बच्चा डर जाता है, बड़े डर जाते हैं और वो कहते हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके चलो और अब इन चीज़ों से बचो। लेकिन ये एक आर्मी वाले के बेटे में ही हो सकता है, या ये इस मुल्क के उन लोगों में ही हो सकता है जो शदीद पेट्रियाटिक है, ये जज्बा। और इस जज्बे की अगर हम बात करें तो रुबाब ये बताएं कि फ़िज़िकली, ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि जी फ़िज़िकली आपको फ़िट होना चाहिए, लेकिन फ़िज़िकली क्योंकि लड़कियां थोड़ी कमज़ोर होती हैं मर्दों से, तो इस हवाले से आप क्या देखती हैं कि जितनी ख़वातीन आनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी में ऑन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव उतनी आती हैं या अभी और मोटिवेशन की ज़रूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये जज्बा इतना ज़्यादा है। जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं भी नहीं कर रही थी। अच्छा जी बिल्कुल, ये जज्बा इतना ज़्यादा होता है कि और सीट्स आप कह लें कि उस लिहाज से कम पड़ जाती हैं, मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत सारी लड़कियों के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम सब जाएं। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो अगर आप कंपेयर करें तो जो लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, जो मेल कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ड्यूरेशन और टेन्योर उसका डिफरेंट होता है, बट ट्रेनिंग की जो मेन आउटलाइन है वो बिल्कुल सेम होती है। जहाँ तक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बात है तो वो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स फिर डिफ़र करते हैं आगे। जैसे रनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मेल्स के लिए और होते हैं और लेडीज़ के लिए और होते हैं। वो स्टैंडर्ड जो हैं वो फिर एज़ पर देयर जेंडर जो हैं वो डिफ़र करते हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल आउटलाइन जो होती है ट्रेनिंग की वो बिल्कुल सेम होती है। सही, ज़बरदस्त। सर ये बताएं, ट्रेनिंग में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो बड़ी मुश्किल लगी हो या अभी तक याद हो कि ये काम बड़ा मुश्किल था, या आपके जिनके भी अंडर आप थे उन्होंने आपको बहुत डांटा हो या बड़ी सख्ती से कोई चीज़ हो जो आपसे ना हो रही हो? देखिए जी, ट्रेनिंग हमारी जो पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग है, पीएम में इस तरह से वो प्लान की जाती है कि इनिशियल लेवल से शुरू होते हैं और ग्रेजुअली आपको उस पीक की तरफ लेके जाते हैं। तो उसमें डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आपको फील नहीं होता, क्योंकि आपकी मेंटल एंड्योरेंस बढ़ती जाती है, फिज़िकल फिटनेस बढ़ती जाती है। उस हिसाब से आपका वो प्रोसीजर, इस तरह मैंने बताया, ग्रेजुअली चल रहा होता है कि आप में वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं साथ साथ। तो वो ऐसा आपको कोई शायद बाहर से देखे तो कहेगा कि टफ़ चीज़ है, लेकिन बीइंग अ कैडेट आप ये फील नहीं करते कि और सख्त जान आपको होना पड़ता है। ऑफ कोर्स जब आप मेहनत करते हैं और आप जब मुल्क के लिए सरहदों पे खड़े होते हैं, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो हमें चाहिए होती है बॉर्डर्स पे। तो शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे, उतनी एफ़र्ट नहीं करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। और जनाब अली, मैं आप लोगों को एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी गुज़रता हूँ कहीं से, स्पेसिफिकली किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई फ़ौजियों के पोस्टर लगे हुए होते हैं या 6 सितंबर आ रही होती है, तो मैं आप सब लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 6 सितंबर या सिर्फ 14 अगस्त वो दिन नहीं होते जब आप तजदीद करते हैं और जब आप अपने फ़ौजियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमें हमेशा उनको इस तरह की सपोर्टिव मॉरली सपोर्ट करते रहना चाहिए और उनकी हेल्प करते रहना चाहिए, इन द सेंस कि हम उनको जज्बात को सपोर्ट करें एज अ कौम, एज अ नेशन। और जब तक आप लोग नहीं सोचेंगे कि उनका क्या लेवल है, उनका क्या वैल्यू है, शायर उनके बारे में कुछ इस तरीके से सोचता है कि मेरे हिसाब से शेर तो बहुत सारे हैं जो हम अपनी फ़ौज के ऊपर कह सकते हैं, लेकिन एक शेर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनकी, क्योंकि दुश्मन को वो उनकी क़ुव्वत और उनकी स्ट्रेंथ बताता है। वो शेर कुछ ऐसे है कि दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। और मैं कहता हूँ कि मेरा दिल अभी थोड़ा सा वो जज्बाती ज़्यादा हो गया कि ये शेर सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज के लिए ही है और दुनिया की किसी और फ़ौज के लिए नहीं हो सकता। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग फ़ौज में आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें, बिकॉज़ आपकी हमें ज़रूरत है, पाकिस्तान आर्मी को हमें ज़रूरत है और उस जज्बे की ज़रूरत है जो 6 सितंबर 1965 में था। बिल्कुल। कैप्टन रुबाब, क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे यंगस्टर्स को, हमारे सिविलियंस को? बिल्कुल, मैं अपने यूथ को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि सिंस ये ऐसा दौर चल रहा है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है, तो इसमें जो उम्मीद की किरण है वो हमारी यूथ है। तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि
आप लोग जो भी करें वो पूरी लगन से करें और पूरी मेहनत से करें, और कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्या बात है। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से अदा कर रही है। इसी तरह हम सबको अपनी अपनी जगह में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी लगन से अदा करनी है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। बिल्कुल, क्या बात है। जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी जाके काम करते हैं, कोई परफॉर्मेंस आपको देनी होती है, तो सामने गार्ड खड़ा हुआ होता है, आपके आसपास की जितनी भी जगह है वो सिक्योर होती है और आपको कहा जाता है कि आप अपना बेहतरीन दें। यही उम्मीद हर इंसान की उन तमाम लोगों से है जो पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे रखवाले हमारे इर्द गिर्द हैं, पाकिस्तान एक सेफ़ जगह है, इनकी वजह से हम सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये लोग हर वक्त हमारा ख्याल रख रहे होते हैं और ये ख्याल रख रहे होते हैं कि दुश्मन हम पे अटैक ना करें। अपना बेस्ट दें। शिकायतें और ये सब कहना कि जी ये नहीं है वो नहीं है, अगर आप किसी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कि उसके बारे में कंप्लेन भी ना करें, और अगर कंप्लेन करें तो फिर उसको चेंज करने की कोशिश करें। यौम दिफा का दिन है, इसको मनाएं पूरे साल, ये जज्बा अपने अंदर रखें कि आपने मुल्क के लिए कुछ करना है जैसे इन लोगों ने किया है। इसी उम्मीद के साथ कि अपने मुल्क का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।